अस्सलाम वालेकुम। अगर ये जो क्वेश्चन अभी पिछली क्लास में किया डिस्कस, पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट बी में क्या हो रहा था, शेयर ऑप्शन और आ रही थी, और पार्ट सी में साल कम हो रहे थे। अगर ये दोनों काम हो रहे होते, 30 ऑप्शन भी और दे रहे होते और साल भी 4 से कम के 3 कर देते, तो जो पार्ट बी का सोल्यूशन किया है उधर डिनोमिनेटर में साल कम कर दें, दोनों में। पुराने में भी 2/4 की जगह 2/3 हो जाएगा, और नए वाले में आधा ओवर 2.5 की जगह आधा ओवर 1.5 हो जाएगा। हाँ जी, क्या ये हो गया जी मॉडिफिकेशन जिसमें एम्प्लॉय खुश होगा। अब आए पेज नंबर 9 पे। अब कंपनी खुश होगी। हाँ, सिर्फ टाइम पीरियड में ऐसा करना है। पार्ट बी में सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ था, 185 इंटू 100 इंटू 20 रुपये इंटू 2/4, और साथ प्लस किया था 185 लोग इंटू 30 इंटू 24 रुपये था शायद, इंटू आधा ओवर 2.5, ये किया था। अब इस 4 की जगह 3 हो जाएगा, इस 2.5 की जगह 1.5 हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट सी होता तो वो तो ये है ना जो सामने किया है। क्या कंफ्यूजन है? नहीं, रिमेनिंग लाइफ नहीं, मॉडिफाइड लाइफ। वो तो वैसे समझाते हुए मैंने शायद डेप्रिसिएशन का जिक्र किया था, लेकिन मैंने जो अंग्रेजी में लिखी हुई है वो मॉडिफाइड लाइफ का है, रिमेनिंग लाइफ नहीं कहा। ये जो पीरियड का चेंज है ना, इसमें कोई डे स्पेसिफिक लाने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए और सी में एक नई वैल्यू ऐड हो रही थी, उस नई वैल्यू को किस दिन, क्योंकि वो एक वैल्यू एक खास दिन की थी। पार्ट ए के अंदर भी 4 रुपए उस दिन 1 जुलाई की वैल्यू थी, पार्ट बी में 24 रुपए 1 जुलाई की वैल्यू थी, इसलिए हमें उस वैल्यू को फिर वहां से ऑनवर्ड लेके चलना था। लेकिन अगर सिर्फ पीरियड चेंज हो रहा है तो 20 रुपए तो बस पहले दिन वाली वैल्यू है, तो इसलिए अब आधा करने की वो खास जरूरत नहीं है। तो इसलिए जब सिर्फ पीरियड चेंज हो रहा है तो फिर उसमें आधा पौने की जरूरत नहीं है, बस 4 की जगह 3 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई नई चीज ऐड हो रही है, 4 रुपए 24 रुपए, फिर जिस दिन की 24 रुपए वैल्यू है उस दिन से ऑनवर्ड चलाना है उसको। केस 2 के एम्प्लॉइज खुश नहीं होंगे। अच्छा, एम्प्लॉइज तो वैसे कभी भी खुश नहीं होते, लेकिन एम्प्लॉइज क्यों खुश नहीं होंगे? हमने हरकत ही एक ही होगी, एक तो एक्सरसाइज प्राइस बढ़ा दी होगी, या फिर उनके नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए होंगे, या फिर वेस्टिंग पीरियड बढ़ा दिया होगा। अब उसमें IFRS 2 ये कह रहा है, और उसके पीछे जो मुझे साइंस समझ आती है कि वो जो पहले एक्सपेंस बना चुके, अब उसमें कमी वाकई हो जानी है, क्योंकि अब अगर हमने एक्सरसाइज प्राइस बढ़ा दी, और जिस तरह पहले ये शेयर ऑप्शंस बढ़ाने से एक्स्ट्रा बेनिफिट जा रहा था एम्प्लॉय को, तो एक्सपेंस बढ़ गया था। अब हम जो पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड करते आ रहे थे, अब अगर 100 की बजाय हम 80 कर दें तो एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो IFRS 2 का मिजाज ये है कि नहीं, बिला वजह एक्सपेंस कम ना करें, क्यों मुकरें आप बात से, बस जो पहले कर रहे थे वो करते रहो। तो अगर वो चेंज आ जाए जो एम्प्लॉय को बुरी लगे, तो IFRS 2 उस चेंज को अकाउंट फॉर करने से ही मना कर रहा है, सिरे से इनकार है। जो चल रहा था वो चलाते रहे, जैसे चल रहा था वैसे चलाते रहे। इसमें अब जो चेंज आई है उसको लिफ्ट नहीं करवानी। अगर केस 2 यानी मॉडिफिकेशन से एम्प्लॉय नाराज होगा, तो IFRS 2 कहता है अकाउंटिंग चेंज ही ना करें, जो पहले कर रहे हैं बस चुप करके करते रहे, अपने एक्सपेंस को ना चेंज करें। ये मॉडिफिकेशन केस 2 एग्जाम्पल भी पढ़ लें, और उसमें से अभी सिर्फ पॉइंट नंबर 1 पढ़ें, अभी सिर्फ पॉइंट 1 पढ़ें। केस 2 की एग्जांपल्स पढ़ लें, और एप्लीकेशन में से सिर्फ पॉइंट 1 पढ़िए अभी। हाँ जी, पॉइंट 1 डन। नहीं, पॉइंट 1 में वेस्टिंग पीरियड नहीं है ना। नहीं, पॉइंट 1 तरतीब से चला रहा हूँ। पॉइंट 1 में सिर्फ ये हुआ है कि एक्सरसाइज प्राइस बढ़ाई है, उससे पर्ची की वैल्यू गिर गई है, तो हमने उस पर्ची की वैल्यू गिरने को लिफ्ट नहीं करानी,
जो पहले कर रहे थे वही करते रहेंगे, अब उस चेंज की कोई अकाउंटिंग नहीं करनी। मॉडिफिकेशन पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर हमने 100 शेयर ऑप्शंस को कम करके 80 कर दिया, 100 को कम करके 80 कर दिया, तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ इसलिए करना पड़ेगा कि अगर हम 100 शेयर्स की अकाउंटिंग चलाते रहेंगे और कल को जब एक्सरसाइज होंगी सिर्फ 80, तो वो तो फिर टैली नहीं होगी चीज। तो इसलिए अगर एक्सरसाइज प्राइस बढ़ रही हो तो पॉइंट 1 कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कम हो रहे हो तो वो करना है जो भी मैं आपको केस 3 में पढ़ाने लगा हूं। अभी केस 3 पढ़ाने लगा हूं कैंसिलेशन के नाम से। वो असल में ये जो आईएएस में डिस्कस हुआ है ना, मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन इकट्ठे ही डिस्कस हुआ है, तो इसलिए मैंने कैंसिलेशन को एक अलग केस बना दिया और बाकियों को केस 1 केस 2 कह दिया। आईएएस के अंदर मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन इकट्ठे ही डिस्कस हुआ है, तो मैंने कैंसिलेशन को केस 3 कह के तो बाकी 2 केस अलग फैला दिए। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ शेयर्स ऑप्शन कम हो जाएं तो वो करना है जो नीचे केस 3 में सिखाने लगा। तो आजा नीचे केस 3 पे आ जाते हैं, पहले इसकी बात पूरी कर लेते हैं। केस 3, केस 3 ये है कि जो हमने उनको ऑफर की हुई थी, अब हम वो ऑफर ही खत्म करने लगे। जो उनको पहले कहा था कि 3 साल ये कंडीशन पूरी कर दो, 3 साल ये कंडीशन पूरी कर दो तो इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे, इतने शेयर्स मिल जाएंगे। साल बाद हम कहते थे यार हमने तो मजाक किया था, सॉरी, कैंसिल कर देते हैं सब। अब ये कैंसिलेशन है, और अगर बस कैंसिलेशन करके बात खत्म तो जस्ट कैंसिलेशन है। लेकिन अगर उनको कहा कि नहीं वो हमने ना गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था आपके साथ, अब हालात बहुत बदल गए, कोरोना के बाद से तो बिजनेसेस बदल गए, तो आओ हम दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो जो पहले हमने तुम्हें ऑप्शन दी थी उनकी जगह हम तुम्हें कुछ और ऑप्शन दे देते हैं। तादाद कम ज्यादा करने की बात नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज कर दिया। पहले उनको कहा था कि हम तुम्हें शेयर ऑप्शंस देंगे जो 5 साल तक एक्सरसाइज करनी होंगी, फिर उसके बाद 10 साल तक तुम वो शेयर नहीं बेच सकते होगे। अब हम वो सारी चीजें खत्म कर रहे हैं और नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन दे बहरहाल शेयर ऑप्शन दे रहे हैं। कंडीशंस चेंज करने लगे, एक्सरसाइज प्राइस कुछ नए सिरे से होगी, शर्तें कुछ और होंगी, यानी कंडीशंस बदल रहे हैं। तो इसको कहा जा रहा है कैंसिलेशन एंड रिप्लेसमेंट, लेकिन दे नए इंस्ट्रूमेंट्स रहे हैं। मैं ज्यादा फैला के बाद फिर से समेटता हूं। कैंसिलेशन और जस्ट कैंसिलेशन का मतलब है कि खत्म। अब उसके बदले उनको वैसे ही इनकार कर देंगे या कुछ पैसे वैसे देंगे, वो बात की बात है, लेकिन कैंसिलेशन का मतलब बस खत्म हो गया जो पहले ऑफर था। ये जस्ट कैंसिलेशन है। लेकिन दूसरी चीज है कि कैंसिलेशन के बाद उनको नया कॉन्ट्रैक्ट करके नई टर्म्स दे रहे हैं। ये है कैंसिलेशन एंड रिप्लेसमेंट। ये 2 अलग अलग चीजें, कि अगर सादी कैंसिलेशन हो तो क्या, और अगर रिप्लेसमेंट हो तो क्या। तो केस 3 में सिनेरियो ए क्या बनाया हुआ है, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब है कि जो भी उनको पहले ऑफर की हुई थी वो खत्म होने लगी है, और चांस तो कम है कि बस जबानी खत्म हो जाए, ज्यादा चांस ये है कि पैसे देने पड़ेंगे उनको, वरना शोर करेंगे वो लोग, उनको कुछ ना कुछ तो पैसे देने दिलाने पड़ेंगे। तो अगर पेमेंट करनी पड़ रही है, वैल्यू से बताता हूं, उन लोगों को कहा था कि हर एक को 100 शेयर ऑप्शंस मिलेंगी, और यही सेम डाटा ले लेता हूं 180 लोग ईयर 1 में ये कर चुके थे। ईयर 2 आया और उनसे कहा कि बस ये खत्म समझो बात। अब वो कहेंगे जी साल मेहनत आपने करा ली हमसे, तो अब आप ऐसे ही खत्म कर रहे हैं, लो यार लो 15-15 रुपए ले लो तुम। तो उनको पैसे दे सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। अगर उनको पैसे देने पड़े, एंट्री से बताता हूं, पहले साल एंट्री की थी एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट, जो भी इसकी अमाउंट बनी थी। ईयर 2 कितने 120। अब ईयर 2 में हम उनको कह रहे हैं कि बस ये जो भी हमारा वादा था बस इसको भूल जाओ, पैसे दे देते हैं हम तुम्हें। कितने पैसे देंगे, 1,20,000? नहीं, 1,20 तो बस वैली कैलकुलेशन थी, जितने पैसे देंगे जिसमें मामला सेटल हो जाएगा। हो सकता है वो काफी ज्यादा हो सकता है थोड़े से हो। अगर तो वो थोड़े से हैं, अच्छा कितने थोड़े, जब उनको ये जो वादे किए हुए थे, अब ये वादे हम जब खत्म करने लगे हैं तो आइडियली उनको कितने पैसे देने चाहिए, पर्ची खत्म करने लगे हैं तो उसके बदले उनको मुतमईन करने के लिए कितने पैसे देने चाहिए, 20 रुपए। उनको साल पहले ये सारा कॉन्ट्रैक्ट करके ऑफर की थी, मेहनत करो तुम्हें 3-4 साल के बाद 3 साल के बाद 100 शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगी। साल गुजर गया, अब साल गुजरने के बाद हम उनकी पर्चियां लेके फाड़ने लगे हैं, तो अब उनको कैश दें तो आइडियली स्पीकिंग कितना कैश देना चाहिए, जितनी उस पर्ची की करंट फेयर वैल्यू।
यानी जिस वक्त पर्चियां फाड़ रहे हैं उस वक्त की फेयर वैल्यू। अगर तो उतने तक ही दे रहे हैं कैश, अगर उतने तक ही कैश दे रहे हैं तो इक्विटी डेबिट और कैश क्रेडिट, इक्विटी डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर इससे ज्यादा दे रहे हैं तो जो उससे ऊपर है वो P&L में चला जाएगा। दोबारा सुने, जब ईयर 2 में हमने ये सारी कैंसिलेशन की तो लेट से उस वक्त इस पर्ची की कीमत 27 रुपए हो चुकी हुई थी, जो शुरू में 20 थी, अब ईयर 2 में वो 27 रुपए की पर्ची हो चुकी हुई थी। तो हम उनको जितने भी पैसे देंगे, चलो 30 रुपए दे देते हैं, तो कैश कितना क्रेडिट हो रहा होगा? 180 लोग इंटू 100 पर्चियां इंटू 30, इतने रुपए दे रहे होंगे। 30 12 जितने भी 12 30 रुपए दे रहे हैं, चलो कितना? अगर 30 रुपए दे रहे हैं तो इतना कैश क्रेडिट चला गया। उस वक्त उस पर्ची की कीमत कितनी थी? 20 रुपए थी? नहीं, मैंने कहा 27 रुपए थी, तो 27 से ज्यादा दे रहे हैं ना, तो 27 तक इक्विटी डेबिट होगी। अच्छा, इक्विटी का कौन सा अकाउंट? ये आईएस, जहां भी, ये आईएस नहीं, कोई भी आईएस जहां भी किसी चीज को कहता ना ये इक्विटी में चार्ज करनी है, तो नॉर्मली कोई उसका नाम मेंशन नहीं कर रहा होता, बस इक्विटी। अब वो कंपनी की मर्जी है कि उसके लिए क्या अकाउंट बना ले। तो अगर आप सिर्फ इक्विटी का वर्ड भी डेबिट कर देंगे तो भी ठीक है। तो इक्विटी में कितना डेबिट जाएगा मैक्सिमम? मैंने कहा कि उस वक्त इस पर्ची की कीमत 27 रुपए थी। हाँ, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड भी डेबिट करके खत्म कर देंगे, एक और डेबिट कोई नया अकाउंट क्रिएट कर देंगे, कुछ भी नहीं तो रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। इस आईएस ने शर्त नहीं लगाई कि आप इक्विटी का कौन सा अकाउंट रखेंगे, बस कहा है इक्विटी। तो जो 27 रुपए तक बनेगा वो इक्विटी में डेबिट, और जो हम 3 रुपए और दे रहे हैं ये P&L में जाएगा। अगर हमने कोई पहले की स्कीम कैंसिल कर दी और पैसे दिए, तो जितने पैसे देंगे देखना पड़ेगा उसका डेबिट कहां जाएगा। उस वक्त जो उस पर्ची की फेयर वैल्यू होनी थी, अगर उसके अंदर अंदर या वहां तक पैसे दिए हैं तो इक्विटी डेबिट, अगर उससे ज्यादा पैसे दिए हैं तो P&L डेबिट है जी। वही आ गया ना? नहीं, ईयर 2 के शुरू में ही हमने सब मामला कैंसिल कर दिया जी। हाँ, सेटल कर रहे हैं ना, वो शोर रोला डाल रहे थे, वो लोग हड़ताल करने को तैयार हो गए थे। सेटलमेंट तो ऐसी होती है। वो कहां गया? ये 1,20,000 इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड था, एक इसको डेबिट कर देते हैं, और जो बाकी इसका डिफरेंस है वो इक्विटी का कोई और अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन इक्विटी में डेबिट जाएगा। जो 27 से ऊपर है वो P&L में जाएगा। ये मैंने आपको कैंसिलेशन का ए सारा बता दिया, सारा नहीं, पॉइंट 1 और 2 बता दिया। 3 कुछ अर्से बाद, यानी अगले क्लास में संडे वाले दिन, जब मैं आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट की इक्विटी और लायबिलिटी 2 टुकड़े सिखा दूंगा ना, तब कैंसिलेशन का सिनेरियो ए पॉइंट 1 और 2 बता दिया। सॉरी 2 बताया, 1 तो स्किप ही हो गया। पहले 1 सुन लें, 2 बोल दिया मैंने, 1 बताता हूं पहले। पॉइंट 1 ये है कि ये जो पहले हम इसको 1/3 2/3 करके चल रहे थे, पहले तो उसको ये 1/3 खत्म करें, सारा का सारा फॉरेन एक्सपेंस बनाए, पहले तो सारा का सारा एक्सपेंस बनाए। पॉइंट 1 स्किप हो गया था। पॉइंट 1 ये है कि पहले तो सारा का सारा एक्सपेंस बनाए, अब छोड़ें 2/3 को 1/3 को, सारा का सारा फॉरेन एक्सपेंस बनाए, उसके बाद सेटलमेंट ऐसे करनी है। अब पॉइंट 1 और 2 पढ़ लें। कैंसिलेशन सिनेरियो ए पॉइंट 1 और 2 पहले पढ़ लें, पहले पढ़ लें। सिनेरियो ए पॉइंट 1 और 2 पढ़ लें। और अगर सिर्फ कैंसिलेशन हो रही हो, सेटलमेंट पेमेंट ना हो रही हो, तो बस सिर्फ पॉइंट 1, बस सिर्फ पॉइंट 1। पॉइंट 2 कब है? जब पेमेंट सेटलमेंट हो रही हो। 3 वाले चीजें भी नहीं पढ़ाई आपको। कैंसिलेशन का सिनेरियो ए 1 और 2 बता दिया। 1 दोबारा सुन लें। 1 ये है कि जो अभी हमने 1/3 करके रखा हुआ था, पहले तो उसको सारा एक्सपेंस बनाना, फॉरन के फॉरन करके उसको सारा एक्सपेंस बना दे, यानी फॉरन 3/3 करें और पिछला एक्सपेंस माइनस करके सारा एक्सपेंस बना दे। फिर अगर पैसे दे रहे हैं तो पॉइंट 2 क्या हुआ?
क्योंकि पैसे देने पड़ रहे हैं ना हमें। आप कह रहे हैं अगर वो नहीं दे रहे, कैश सेटलमेंट नहीं है तो फिर खाली पॉइंट मार। क्योंकि ये जो किस्सा शुरू किया था इसको सारा एक्सपेंस बनाओ। द एंटिटी शैल अकाउंट फॉर द कैंसिलेशन एज एन एक्सेलरेटिंग ऑफ वेस्टिंग एंड शैल देयरफॉर रिकॉग्नाइज इमीडिएटली द अमाउंट दैट वुड अदरवाइज वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। फ्रॉड के लिए कैसे? एक्सपेंस ज्यादा लगती है ना, तो हाँ। टैक्स कम करने के लिए तो ये सही है, वो वैसे ही हर साल ही करते रहेंगे। देखें, पहली बात तो ये कि हम इस वक्त सिर्फ अकाउंटिंग का पहलू देख रहे हैं। अब रही बात कि अगर एंटिटी ऐसा करे तो एंटिटी ऐसा क्यों करे? आप सिर्फ देख रहे हैं टैक्स का। एम्प्लॉइज के साथ क्यों उस तरह की ड्रामेबाजियां होंगी? एम्प्लॉइज भी शोर करेंगे, मार्केट में नाम खराब होगा। सिर्फ ये एस्पेक्ट ना देखें कि कंपनी टैक्स बचाने के लिए ऐसा काम कर ले, तो एम्प्लॉइज के साथ क्यों करेंगे वो इस तरह? तो इसलिए प्रैक्टिकली हो नहीं पाएगा कि हामी खुद ब खुद लॉस दिखाने के लिए ऐसा करना शुरू कर दें। तो यकीनन कुछ सोच के ही तब हामी भरी होगी। अब भर ली थी हामी, हो गया हालात खराब, अब वो कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो जब कैंसिल करना चाह रहे हैं तो फौरन का फौरन सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट गारंटेड रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाए तो फिर ये P&L नहीं आया, और जो बचा वो रिटेन अर्निंग में चला जाए। अच्छा, आप जो छोड़ा था वापस ऊपर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या था? ऊपर नोटिफिकेशन केस 2 कि अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कम कर दें तो इनको ऐसी डील करें जैसे कैंसिलेशन हो रही है। तो क्या डील करें? उसी टाइम उनका एक्सपेंस बना लें। जैसे इनको पहले 100 इंस्ट्रूमेंट्स की ऑफर की थी और बाद में कहा यार सॉरी 80 कर लेते हैं, तो जो 20 वाला पोर्शन है उसको फॉरेन एक्सपेंस बना लें। और तीसरा क्या है मॉडिफिकेशन में ऊपर कि अगर हम वेस्टिंग पीरियड बढ़ा रहे हैं तो एम्प्लॉय नाराज हो जाएंगे, कोई लिफ्ट नहीं करानी इसको, वही जो पहले 3 साल पे कर रहे थे वही अकाउंटिंग करते आना। तो पॉइंट नंबर 1 भी मॉडिफिकेशन केस 2 और पॉइंट 3 भी, क्या कॉमन बात है इसमें? मॉडिफिकेशन केस 2 पॉइंट 1 भी और पॉइंट 3 भी जो कर रहे थे वो करते रहे, मॉडिफिकेशन को लिफ्ट ना करें। और पॉइंट 2 में क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कम कर रहे हैं तो जितने कम कर रहे हैं उनके लिए कैंसिलेशन वाला ट्रीटमेंट करें। मॉडिफिकेशन केस 2 डन। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 जबानी ही है, क्वेश्चन 10 पढ़ लें और जबानी सोच के उसका सोल्यूशन देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 पढ़ें, जबानी सोचें और उसका सोल्यूशन देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 पढ़ के पहले ज़बानी खुद सोचिएगा, फिर सॉल्यूशन देखें। हाँ जी, चूंकि अच्छा पढ़ रहे हैं।
सारा तो पढ़ने वाला है ही नहीं यार। क्या जी? अच्छा, ये लंबी कहानी लिखी हुई है क्योंकि ये आईएएस की एग्जांपल उठा के मैंने छापी हुई है, तो उन्होंने ज़्यादा लंबी कहानी लिखी हुई है। एंड रिजल्ट समझ आया उसका कि नहीं समझ आया? मॉडिफिकेशन क्या किया हमने? उनका टारगेट बढ़ा दिया, तो अब से एम्प्लॉय खुश होंगे? नहीं। तो मॉडिफिकेशन का केस 2 है, तो कुछ भी नहीं करना इसका। जो है क्या हुआ? हाँ, मॉडिफिकेशन का केस 1 ये है कि एम्प्लॉय खुश हो जाए। एम्प्लॉय खुश करने के 3 मिसालें हो सकती हैं। एक्सरसाइज प्राइस कम कर दें, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ा दें, या वेस्टिंग कंडीशंस रिलैक्स कर दें। इन्हीं को उलट कर लेते हैं। एम्प्लॉय नाराज हो जाएगा। एक्सरसाइज प्राइस ऑप्शन के केस में बढ़ा दें, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कम कर दें, वेस्टिंग कंडीशंस और स्ट्रिक्ट कर दें। तो वेस्टिंग कंडीशन स्ट्रिक्ट हो गई ना? है? ट्रीटमेंट समझ नहीं आई। मॉडिफिकेशन का केस 2 क्या ट्रीटमेंट करनी है? एक्सरसाइज प्राइस बढ़ानी है या वेस्टिंग कंडीशन स्ट्रिक्ट करनी है? तो कुछ भी नहीं करना। तो इसमें वेस्टिंग कंडीशन सख्त कर दी। पॉइंट 1 अगर एक्सरसाइज प्राइस बढ़ा दें, पॉइंट 3 अगर वेस्टिंग कंडीशन स्ट्रिक्ट कर दें। इन दोनों का जवाब यह है कि कुछ नहीं करना, जो पहले कर रहे थे करते रहे। कहां पर? सॉल्यूशन में कौन सी लाइन? वो वही कह रहा है कि अल्टीमेटली जो आप पहले कर रहे थे वही करेंगे। उसने कहा है हेंस द एंटिटी अल्टीमेटली रिकॉग्नाइजेस क्यूमुलेटिव, यानी वो ये कह रहा है कि जो पहले 3 साल में फैला के करना था अब भी वैसे ही करते रहे। ये कहा है उसने। वेस्टिंग पीरियड कितना था? 3 साल। तो पहले अकाउंटिंग क्या कर रहे थे? 12 लोग थे, 1000 ऑप्शन इंटू 15, 3 साल पे फैला रहे थे। तो अब भी वैसे ही करते रहेंगे। एज अ रिजल्ट 3 साल में टोटल एक्सपेंस फैला दिया होगा। ये लिखा हुआ सॉल्यूशन के आखिरी सेंटेंस में। हेंस एंटिटी अल्टीमेटली रिकॉग्नाइजेस, जैसे चल रहा था वही होता रहेगा। रिवर्स क्यों हो जाएगा? रिवर्स क्यों हो जाएगा? है? नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 पढ़ा है। ये सिनेरियो है कि जो कंडीशन उनको लगाई थी फाइनली वो कंडीशन पूरी नहीं कर सके, रह गए। नहीं, मॉडिफिकेशन कर दी। जो पहले उनको टारगेट दिया था वो तो शायद पूरा कर ही लेते, या अगर ना भी कर पा रहे होते तो वो एक नॉर्मल अकाउंटिंग जैसे पहले पढ़ी थी वैसे चल रही होती। अब मॉडिफिकेशन कर दिए। अब इसमें जो नया टारगेट बना दिया है, हम अकाउंटिंग करते हुए इस टारगेट इंक्रीज को इग्नोर कर देंगे और पुराने टारगेट के मुताबिक ही चलते रहेंगे। हाँ, अगर पुराने के मुताबिक चलते चलते भी उनसे मैच ना हुआ फिर जरूर हम जैसे पहले करते थे। इन शॉर्ट जो पहले कर रहे थे वो करते रहेंगे। इस मॉडिफिकेशन को लिफ्ट नहीं कराएंगे। देखिए 3 तरह की मॉडिफिकेशन हो सकती है। या तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कम हो सकते हैं, या एक्सरसाइज प्राइस बढ़ाई जा सकती है, मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, या वेस्टिंग कंडीशन सख्त की जा सकती हैं। तो वेस्टिंग कंडीशन स्ट्रिक्ट करने में और एक्सरसाइज प्राइस बढ़ाने में कुछ भी नहीं करना अकाउंट पर। हाँ, ओरिजिनल के साथ चलना है जी। हाँ, लेकिन 3 साल गए थे ना, नहीं मिलेंगी क्योंकि मॉडिफिकेशन कर दिए। अल्टीमेटली उनको नहीं मिलेंगी। हम 3 साल में ऐसे एक्सपेंस बनाएंगे, फिर वो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का बैलेंस आ रहा था उनको नहीं इशू करेंगे ना शेयर ऑप्शंस, तो उस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट रिटेन अर्निंग्स है। जो नॉर्मल अकाउंटिंग चला रहे थे वो चलती रहेगी, बस एंड पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट और शेयर कैपिटल वाला नहीं आ रहा होगा, शेयर ऑप्शंस वाला नहीं आ रहा होगा, वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंस जैसे बन रहा था वैसे बनता रहेगा। मैं ये कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, जल्दी बोल जाए। मॉडिफिकेशन में जो नहीं उसमें अभी बना लेते हैं, ये बता दिया ना हमने। ईयर 1 में ये अकाउंटिंग कर ली थी। अब क्या किया कि ईयर 2 में जाके मॉडिफिकेशन की। ईयर 1 में हम ये 1/3 करके 1,20,000 एक्सपेंस बना आए थे। बाकी कितना रह गया था? 240 रह गया था। ईयर 2 में मॉडिफिकेशन की नहीं। आपने पूछा क्या है? कैंसिलेशन का पॉइंट 1 पूछा है ना। हाँ, 360 बनता है टोटल। 120 ईयर 1 में एक्सपेंस बना चुके थे।
कैंसिलेशन का पॉइंट 1 बता रहा हूं, कैंसिलेशन का सिनेरियो ए का पॉइंट 1 ये पूछ रहे हो ना, पीछे 240 रह गया, तो ईयर 2 में जब कैंसिलेशन होगी तो पहले तो ये 240 पूरा का पूरा एक्सपेंस बनेगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, फॉरेन का फॉरेन एक्सपेंस बन गया। अब ईयर 1 में एक 20 बना चुके थे, ईयर 2 में कैंसिलेशन के टाइम पे 240 फॉरेन बना दिया, तो अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 360 आ गया। अगर तो पॉइंट 1 पे किस्सा खत्म, कोई सेटलमेंट नहीं की, जाओ कर लो जो करना है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का बैलेंस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर। लेकिन अगर उनको पैसे दे दिए तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड तो फिर भी डेबिट होगा, जितने पैसे दे रहे हैं वो कैश क्रेडिट होगा, जो कमी बेशी है वो देखना पड़ेगा कि अगर तो 27 रुपए के अंदर अंदर है तो इक्विटी का ही एक और अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बेशक रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर देंगे। और अगर 27 क्या बोल रहा हूं मैंने कहा था उस दिन फेयर वैल्यू, और जो 27 से ऊपर कैश दे रहे होंगे वो पीएनएल में डेबिट होगा। कैंसिलेशन सिनेरियो ए, बस ये सिनेरियो बी कर लें तो फिर मॉडिफिकेशन डन। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, कैंसिलेशन सिनेरियो ए, पॉइंट 1 ये हो गया, फॉरन के फॉरन सारा एक्सपेंस बना दिया। अब अगर कोई पैसे नहीं देने पड़े, यही किस्सा खत्म, शोर शोर डाल के घर चले गए वो लोग, पैसे हमने नहीं दिए, तो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का 3,60,000 का बैलेंस आ रहा है वो रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो जाएगा। ये शुरू में कहीं की थी बात मैंने, वो 2 क्लासेस पहले, कि वो जो पड़ा हुआ बैलेंस है वो रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर सेटलमेंट करनी पड़ गई तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के नाम से 360 आ रहा था वो डेबिट, कैश दे रहे थे मेरे ख्याल में 30 रुपए करके 540 था शायद, पता नहीं, 27 रुपए तक जितना भी और बनेगा वो रिटेन अर्निंग भी डेबिट हो सकती है, कोई इक्विटी रिजर्व हो सकता है, और जो ऊपर होगा उससे वो पीएनएल में जाएगा। कैंसिलेशन सिनेरियो ए डन। जो पॉइंट 3 लिखा हुआ है वो अभी बाद में चीज पढ़ानी है जिसमें इक्विटी के ही 2 टुकड़े लायबिलिटी वगैरह तोड़े हों, तो वो अभी नहीं बताई बात। कैंसिलेशन का सिनेरियो बी, यानी कैंसिलेशन हो रही है और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करके दे रहे हैं, कोई नई रिप्लेसमेंट करके दे रहे हैं। उसको रिप्लेसमेंट इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले भी उनको शेयर ऑप्शंस ही कहा था, अब भी शेयर ऑप्शंस ही दे रहे हैं, बस डिफरेंट टर्म्स कंडीशंस के साथ, इसलिए इसको रिप्लेसमेंट कह रहे हैं। इसको समझाने से पहले पेज एंड पे जो मैंने अंडरलाइन, इटैलिक्स में और अंडरलाइन में लिखा हुआ है वो बताता हूं पहले, और ये स्टूडेंट ने फैसला नहीं करना होगा, ये सवाल वाला इंशाल्लाह बताएगा अगर हुआ ये तो। पेज 9 पे हूं मैं, सबसे आखिर में जो 2 लाइनें हैं जो टेढ़ी टेढ़ी लिखी हुई अंडरलाइन, वो बता रहा हूं पहले। अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नए इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं कहलाएंगे। देखिए कोई चीज रिप्लेस करना तब होता है, आपने एक कैलकुलेटर खरीदा, कैलकुलेटर खराब था, शॉप पे गए, रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस का वर्ड होगा कि कैलकुलेटर लेके उसने गाड़ी का टायर दे दिया है? कैलकुलेटर रिप्लेस करना किसको कहेंगे? कैलकुलेटर ही लेके आएंगे। लेकिन अगर वो कैलकुलेटर की जगह कहे जी कैलकुलेटर हमारे पास और नहीं पड़े, आप शर्ट ले जाएं, तो उसको रिप्लेस करना मना, उस रिप्लेस का वर्ड नहीं ठीक उसके लिए, तो है वो एक नया प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे। तो इसलिए अगर तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जो नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो वाकई रिप्लेसमेंट है, फिर तो वो है जो भी से ऊपर बताऊंगा। लेकिन अगर जो नया काम हो रहा है वो टोटली डिफरेंट चीज है, जैसे पहले उनको शेयर ऑप्शंस की ऑफर की थी, अब हम शेयर्स की ऑफर कर रहे हैं, अब ये डिफरेंट चीज है, तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? जो पहले अभी कैंसिलेशन थी, पुराने वाले को कैंसिल और नए वाली टर्म्स, एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, पुराने वाला समझेंगे खत्म और नई चीजें नई ही लेके चलेंगे। ये कब की बात हो रही है? अगर रिप्लेसमेंट नहीं कहलाएगी तो। पहले ये लाइनें पढ़ लें, बिल्कुल एंड पे जो 2 लाइनें, फिर ये सिनेरियो बी समझाता हूं। बस ये खत्म हो रही मॉडिफिकेशन, देखें अगले पेज पे हेडिंग ही चेंज हो गई। सिनेरियो बी, सिनेरियो बी के सबसे एंड पे जो इटैलिक लाइन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके चले जी, लास्ट चीज सिनेरियो बी पढ़ाता हूं, बाकी क्या सेटल फिर इंशाल्लाह अगली क्लास से। सिनेरियो बी, सिनेरियो बी ये है कि पहले उनको जो शेयर ऑप्शंस दी हुई थी हम उनको कैंसिल करके अब थोड़ी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ऑप्शंस दे रहे हैं, तो ये है रिप्लेसमेंट। इसकी ट्रीटमेंट ये होगी कि इसको हम मॉडिफिकेशन समझेंगे। हो कैंसिलेशन रही है लेकिन चूंकि ऑप्शंस ही लेके
ऑप्शंस ही दे रहे हैं, तो इसको अकाउंटिंग में ऐसे डील करेंगे जैसे मॉडिफिकेशन को किया था। और मॉडिफिकेशन को क्या किया था, ऊपर केस 1 और 2 थे, केस 1 एम्प्लॉय खुश हो रहा है, केस 2 एम्प्लॉय खुश नहीं हो रहा है, तो इनको वैसे ही डील करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये पड़ेगा ₹4 कैसे निकाले थे क्वेश्चन 9 पार्ट ए में, ₹4 कैसे निकाले थे? पुराने 20 को एज इट इज चलाया था और ₹4 कैसे निकाले थे? 14 और 10 का डिफरेंस था। ये मैं क्वेश्चन 9 का रेफरेंस दे रहा हूं। वही पर्ची जो पहले 20 की थी, वही पर्ची मॉडिफिकेशन के बाद 10 से 14 की हो गई थी। तो हमने मॉडिफिकेशन का इफेक्ट यानी ₹4 लिया था, और ये 14 और 10 डिफाइन करें तो क्या होगा? ये क्या चीज है? अब मॉडिफिकेशन के बाद पर्ची की वैल्यू, और ये मॉडिफिकेशन से जस्ट पहले पर्ची की वैल्यू। अब रिप्लेसमेंट हो रही है, और रिप्लेसमेंट को हमने ऐसी डील करना है जैसे मॉडिफिकेशन को किया था। तो 14 और 10 की जगह क्या आ जाएगा? रिप्लेसमेंट हो रही है। ये क्या है? रिप्लेसमेंट वाले की पर्ची की फेयर वैल्यू, ये पुरानी पर्ची की फेयर वैल्यू। वो भी करंट। हाँ करंट, नई पर्ची की फेयर वैल्यू माइनस पुरानी पर्ची की फेयर वैल्यू। और इसको एज इट इज चलाते रहेंगे, इसको एज इट इज चलाते रहेंगे, और नई पर्ची की फेयर वैल्यू माइनस पुरानी पर्ची की फेयर वैल्यू। कब की फेयर वैल्यू? उसी रिप्लेसमेंट डेट की। लेकिन इसमें एक फर्क ये पड़ेगा कि ये पुरानी पर्ची अब खत्म हो रही है ना, हम नई पर्ची पुरानी पर्ची के बदले दे रहे हैं, तो नई पर्ची की फेयर वैल्यू माइनस पुरानी पर्ची की फेयर वैल्यू। लेकिन ये तो तब हो जब हम इसके बदले ये दे रहे हैं। अगर हम इस ₹10 की पर्ची के बदले कुछ कैश भी दे रहे हैं तो वो इस 10 में से लेस होगा। दोबारा सुने, कैंसिलेशन रिप्लेसमेंट, कैंसिलेशन रिप्लेसमेंट सिनेरियो बी है। सिनेरियो बी क्या है? कैंसिलेशन होके रिप्लेसमेंट हो गया, लेकिन जो कि शेयर ऑप्शंस के बदले शेयर ऑप्शंस ही दे रहे हैं, तो उसको मॉडिफिकेशन की तरह अकाउंट फॉर करेंगे। अब वो जो मॉडिफिकेशन की तरह अकाउंट फॉर करेंगे, तो उसका मतलब है कि जो पहले अकाउंटिंग कर रहे थे, बेशक वो पुरानी पर्चियों की अकाउंटिंग थी, लेकिन असल में वो ₹20 की अकाउंटिंग थी। पुरानी पर्ची तो बोलने में ना, असल में ₹20 की अकाउंटिंग थी, तो वो वैसे ही चलेगी। और ये जो रिप्लेसमेंट है, इसको मॉडिफिकेशन के एडिशनल ₹4 की तरह डील करेंगे। बस नाम क्या बदल जाएंगे? मॉडिफिकेशन में ये मॉडिफिकेशन के बाद पर्ची की वैल्यू थी, ये मॉडिफिकेशन से जस्ट पहले पर्ची की वैल्यू थी। अब रिप्लेसमेंट वाले में क्या होगा? नई पर्ची की फेयर वैल्यू माइनस पुरानी पर्ची की फेयर वैल्यू। लेकिन अब सिर्फ ये नहीं हो रहा कि 10 की पर्ची के बदले ₹14 दे रहे हैं, 10 की पर्ची कैंसिल हो रही है, हो सकता है कुछ रुपए भी दे रहे हो। तो अगर 10 की पर्ची कैंसिल करके 14 की पर्ची दे रहे हैं और पैसे कोई नहीं दे रहे, तो हमारा 4 एक्स्ट्रा खर्चा है। लेकिन अगर ₹10 की पर्ची कैंसिल करके ₹3 उसको कैश दे रहे हैं, तो पीछे हम ₹7 की पर्ची के पीछे ₹14 की पर्ची दे रहे हैं। वो लगा जाके पुरानी पर्ची के बदले नई पर्ची दे रहे हैं। सवाल बनाया हुआ है ना, मैंने सवाल बनाया हुआ है। पहले इस वैल्यू से समझा लेना ताकि डबल समझना हो जाए। पुरानी पर्ची के बदले अगर नई पर्ची दे रहे होते तो ₹10 के बदले ₹14 की पर्ची दे रहे हैं, तो ₹4 हमारा और एक्सपेंस है। लेकिन अगर हम ₹10 की पर्ची कैंसिल करके ₹3 उसको कैश दे रहे हैं, तो बेसिकली हम ₹7 के बदले ₹14 की नई पर्ची दे रहे हैं। यानी ये ₹10 की पर्ची में से पहले माइनस कर लेंगे अगर कुछ कैश दे रहे हैं। थोड़ी सी बात और रहती है अभी। पुरानी पर्ची की फेयर वैल्यू में से क्या माइनस कर लें? लेकिन अगर इसके बजाय कह रहा हूं, इसके बदले कैश ही ₹12 दे रहे हैं, तो बस 10, वो ₹2 तो अलग से P&L में जा रहे होंगे। क्यों जा रहे होंगे? अभी मैंने सिनेरियो ए में बताई है एक बात। अभी मैंने एक बात बताई थी यहां कि इक्विटी में कितना डेबिट जाना है, जो उस वक्त उस पर्ची की फेयर वैल्यू है। तो अगर ₹10 फेयर वैल्यू थी उस पर्ची की और हम कैश 12 दे रहे हैं, तो ₹2 तो वैसे ही एक्सपेंस में फौरन ले जाना है हमने। सिर्फ ₹10 है जो पुरानी पर्ची के अगेंस्ट कैंसिल हो रहा होगा। तो इसलिए नई पर्ची की फेयर वैल्यू
ये क्या है जी? पुराना एज इट इज चलता रहेगा, और जो नया एक्स्ट्रा खर्चा है वो रिमेनिंग पीरियड पे। वो कैसे निकलेगा? नई पर्ची की फेयर वैल्यू माइनस पुरानी पर्ची की फेयर वैल्यू। अगर पुरानी पर्ची के अगेंस्ट कुछ कैश दिया जा रहा है तो उसमें से वो कैश माइनस कर लें, लेकिन मैक्सिमम वो कितना हो सकता है? 10। अगर 10 से कम है तो 10 में से वो माइनस कर लें, फिर जो डिफरेंस आएगा वो है जो अब हम रिमेनिंग लाइफ पे नया एक्सपेंस बनाएंगे। इससे पहले कि सारी चीजें दिमाग से निकल जाएं, अभी के अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पढ़ें और पीछे सॉल्यूशन देख लें उसका। क्या वो पुराना जो चल रहा था वो चलेगा? जो एक्सपेंस पहले चला रहे थे वो देखें, हमने इस कैंसिलेशन और रिप्लेसमेंट को मॉडिफिकेशन की तरह अकाउंट फॉर करना है। तो अभी भी वही कह रहा हूं, अगर ये मॉडिफिकेशन होती तो क्या करते? तभी 3 ही होती, तभी 3, 14 और 10 ये 2 वैल्यू दी थी। मैंने वही फिगर्स ली हैं। ये पहले दिन वाली ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू है, वो ऐसी चलती रहेगी। ये जब मॉडिफिकेशन पढ़ाई थी तो ये मॉडिफिकेशन वाले दिन मॉडिफिकेशन से जस्ट पहले की फेयर वैल्यू थी और मॉडिफिकेशन के जस्ट बाद की फेयर वैल्यू थी। वहां भी हमने 14 और 10 का डिफरेंस लिया था। बस अब वो मॉडिफिकेशन से पहले और मॉडिफिकेशन के बाद वाली फेयर वैल्यू की बजाय नई पर्ची और पुरानी पर्ची हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पढ़ें और सोल्यूशन ही देख लें। सोल्यूशन मैंने वो टी अकाउंट की शक्ल में नहीं, वो टेबल की शक्ल में बनाया हुआ है। आप उसको टी अकाउंट इमेजिन करके या कागज पे लिख के उसको टी अकाउंट की शक्ल में देख लें। फिगर्स मैंने वही BDCD निकाली हुई है। एक सिनेरियो मैंने 10 रुपए से ज्यादा कैश रख लिया और एक सिनेरियो मैंने 10 रुपए से कम कैश रख लिया। 10 रुपए मतलब पुरानी पर्ची की वैल्यू से। रीपर्चेज ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि हम अपनी ही इक्विटी खरीद रहे हैं। तो इक्विटी डेबिट और कैश क्रेडिट होता है, यही चीज हो। सेटलमेंट हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उस वक्त पुरानी पर्ची की फेयर वैल्यू 8 रुपए थी। तो अगर 9 रुपए दे रहे हैं तो वो जो ऊपर वाला 1 रुपया वो P&L में जाएगा। हाँ जी, डन। अच्छा, अब आप की मेहरबानी कि आप जब अब संडे की क्लास में आए ना, तो ये जितना अब तक पढ़ा है ये रिवाइज करके आए, क्योंकि मैंने कैश सेटल्ड खत्म कराना है और ख़त्म तो ये हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि पास पेपर की प्रैक्टिस भी संडे को पूरी हो जाए। अगर कोई एक आधा सवाल रह गया तो फिर वो मंडे को करा दूँ, लेकिन संडे वाली क्लास में ये कंप्लीट और पास पेपर्स की प्रैक्टिस है। इसके बाद क्या करना है? थोड़ा सा IAS 21 करा के, क्या होगा, थोड़ा सा IAS 21 करा के पार्शली, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कराऊंगा और उसके बाद कंसोलिडेशन। हैं जी,
वो भी मैं ऑफ कैमरा करता हूँ बात। अच्छा जी, कल मैंने एक बेस बनाने की कोशिश की थी, तो आज से इंशाल्लाह मैं ये रोज़ की एक हदीस सुनाता हूँ आपको। और अभी जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में मुझसे पढ़ा है तो वही वाली हैं, वही रिपीट ही करूँगा। और देख लें आप में कितनी तब्दीलियाँ आई, नहीं आई तो आप शामिल कर लें। तिरमिज़ी 2003। ये जो पेपर देते हैं आई कैप के या किसी भी और, उससे पहले मैट्रिक के, इंटर के, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33, 40, 50, सीए में 50 होते हैं। ये 50 नंबर, ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग है। हर स्टेप के मार्क्स अलॉटेड हैं। वो मार्क्स प्लस करते करते, तादाद प्लस करते 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 50 तक पहुंचेंगे तो पास है। अगर आपको आता था और आपने बड़े ही समझदारी के साथ सवाल हैंडल किया और काबिल भी बहुत हैं, लेकिन सॉल्व करते करते कुछ बोंगियां लग गई और फिगर जो असल में आनी चाहिए थी वो गलत हो गई आपसे। आपको आता भी सारा था और आपके कॉन्सेप्ट भी सबसे ज़्यादा अच्छे थे पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन फिगर्स लिखते लिखते ऑन फेस ऑफ पेपर वो फिगर्स गलत हो गई, नंबर गए। और क्योंकि पास या फेल का फैसला उन नंबर्स को गिन के होना है तो फेल। अब जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा आता था वो भी फेल हो गया और जिसको आता ही कुछ नहीं था वो भी फेल हो गया। तो ये इंसाफ नहीं लग रहा, क्योंकि सब आता है लेकिन बस पेपर में कुछ कमी रह गई, कोई हो गई गलती, कैलकुलेटर पे बटन खराब हो गए थे, कैलकुलेटर के अंदर एरर आ गया था, या उस वक्त आप फिगर जो सोच रहे थे कैलकुलेट कर रहे थे, लिखते लिखते कुछ डिजिट आगे पीछे हो गए। तो ये इंसाफ नहीं लग रहा, क्योंकि जो अच्छा जानता है सब, उसको सब कॉन्सेप्चुअली आता है, बस लिखते हुए हो गई गलती, भाई हो गई गलती, लिखते हुए फिगर आगे पीछे हो गई लेकिन नंबर कट गया फेल, और जिसको आता ही कुछ नहीं है वो भी फेल। तो ये इंसाफ नहीं है। क़यामत के दिन ना पास फेल का फैसला काउंटिंग पे नहीं होना है, यानी काउंट नहीं किए जाने। वैसे तो वहां भी जो क़यामत पे फैसला होना है वो 50 पासिंग मार्क्स हैं, 51, 50 नहीं होंगे, 51 होंगे। तो जिसके 50 क्रॉस कर जाएंगे वो पास है, जिसके 50 से नीचे होंगे वो फेल है। अच्छा, जिसके 50 क्रॉस कर जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो उसके गुनाह थे वो पहले उनकी सजा भुगतेगा फिर जन्नत में जाएगा, नहीं। जिसकी नेकियां गुनाहों से ज्यादा थी, यानी उसके नंबर 50 से ज्यादा हो गए, उसके गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे और वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। ऐसा नहीं है कि गुनाहों की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। हाँ, अगर उसके गुनाह ज्यादा है, 53 गुनाह है, 47 नेकियां हैं, फिर वो फेल हो गया, फिर वो दोज़ख में जाएगा। और अगर उसके अंदर ईमान है तो आखिरकार जन्नत में आएगा। ये तो खैर 50 प्लस और 50 माइनस की बात कर रहा हूं, लेकिन ये तादाद नहीं है, इनका वजन देखा जाना है। हो सकता है कि गिनने के एतबार से उस इंसान ने जिंदगी में सिर्फ 10 नेकियां की हों टोटल जिंदगी में, और 25 करोड़ गुनाह किए हों, लेकिन उन 10 नेकियों का वजन इतना ज्यादा हो। वजन कैसे डलेगा? इखलास की बेस पे, कि कितना इखलास था, दिखावा तो नहीं था। अगर उन 10 नेकियों का वजन ज्यादा होगा तो नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और पास हो जाएगा। तो फैसला नंबर पे नहीं होना है, वजन पे होना है। तिरमिज़ी 2003, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मीज़ान में यानी आखिरत में जब तोला जा रहा होगा, हुस्ने इखलाक से भारी कोई चीज़ ना रखी जाएगी। यानी जिसके इखलाक अच्छे हैं ना, ये मैं आपको उसका मफ़हूम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके इखलाक अच्छे होंगे तो अच्छा इखलाक होना इतना भारी अमल है कि वो पलड़ा भारी कर देगा। उससे ज़्यादा भारी अमल ही कोई नहीं है। मीज़ान में हुस्ने इखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ ना रखी जाएगी। इतनी इंपॉर्टेंस है अच्छे अखलाक की। और आगे फिर वो कंटिन्यूटी में इसकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है। और यकीनन अच्छे अखलाक वाला शख्स रोज़ेदार और नमाज पढ़ने वाले का दर्जा पा लेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छे अखलाक रिप्लेसमेंट हैं, कैंसिलेशन एंड रिप्लेसमेंट नमाज और रोज़े की, नहीं।
एक इंसान ने फर्ज नमाज, फर्ज रोजे तो रखने ही रखने हैं। कुछ होते हैं जो नफली इतनी इबादत में अपने आप लेवल बढ़ा लेंगे, तो वो जो नवाफिल कर करके लेवल बढ़ा रहा है, अच्छे अखलाक वाला भी वो लेवल पा लेगा। सिर्फ फराइज करे लेकिन अखलाक बहुत अच्छे हों तो नवाफिल वाले के लेवल तक पहुंच जाएगा। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अच्छे अखलाक की इतनी शदीद किस्म की इंपॉर्टेंट है। बाकी इंशाल्लाह सेशन में अखलाक के ऊपर ही बात करता रहूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज कैमरे वालों को। ठीक है, अल्लाह हाफिज।